अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरों सूबों से जजेस की तैनाती पर वकला बुरादरी तकसीम हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार जजेस की तैनाती की हामी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बार इसकी मुखालफत कर रही है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहया अफरीदी इन जजेस की मुंतकली से मुतफिक हैं और उनके मुताबिक विफाक पूरे मुल्क का है और उसमें दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस को भी आना चाहिए। 1 फरवरी को सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने जजेस का तबादला आइन के आर्टिकल 200 के तहत किया। नए जजेस की तैनाती के बाद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने नया रूस्टर जारी किया, जिसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच 2 दिया गया है। इससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास सीनियर प्यूनी जज का ओहदा और बेंच 2 था, मगर अब उन्हें बेंच 3 में शामिल किया गया है। माहिरीन कानून एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस की मुंतकली के मामले पर मुख्तलिफ आरा रखते हैं। बाज मुतल्लिका जज की रजामंदी पर उसे जायज़ अमल करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इस इक़दाम को आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी समझते हैं। जजेस की तैनाती पर JUI के रहनुमा कामरान और साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने जजेस की तैनाती की मुखालफत की। मुल्क के दस्तूर की तबाही हो रही है। जब 26th अमेंडमेंट आई थी उसमें आर्टिकल 200 को अमेंड करने की कोशिश की गई थी और इसमें ये जो सिटिंग जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनको ट्रांसफ़र करने की, मुख्तलिफ हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करने की स्कीम थी। उसको हमने रजिस्ट किया था और उसको नाकाम बनाया था। अब उसकी नाकामी के बाद जो है ना वो एक लूप होल था, एक गैप था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका बेनिफिट लेके आज ये हरकत कर दी गई है। तो जो कुछ किया गया है ये मुल्क के मफाद में नहीं है, ये दस्तूर के खिलाफ है और गलत है। ये नहीं है कि एक गैर आनी ट्रांसफर, लेकिन आइन में जो ट्रांसफर है उसकी रीजन क्या है? अभी इस वक्त ट्रांसफर करने की यही रीजन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैप्चर किया जाए। तो इस तरह तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जजेस की तैनाती को खुशाइन करार दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के अलावा पेशावर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने भी एहतजाजी कॉल की हिमायत करते हुए अदालतों में पेश न होने का फैसला किया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर नईम गुजर के मुताबिक जजेस की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म की सदर को एडवाइस देना जरूरी है। यहाँ वज़ीर आज़म ने कोई एडवाइस नहीं दी। लॉ मिनिस्ट्री ने जो लेटर जारी किया जजेस की ट्रांसफर के हवाले से, उसके अंदर भी फ्लॉ है। 18th अमेंडमेंट के बाद जो भी सदर एक्ट करेगा वो ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करेगा, लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस ही नहीं दी। जजेस की तैनाती के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महकमा जाती प्रमोशन कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील की मंजूरी दे दी है, जिसके नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि सीनियर प्यूनी जज सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर मेंबर 1 और एडिशनल जज मोहम्मद आजम मेंबर 2 होंगे। आपको बताते चले कि 31 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस यहया अफरीदी और सदर आसिफ अली जरदारी को एक खत लिखा था, जिसमें किसी दूसरे हाई कोर्ट से जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती की खबरों पर तशवीश का इजहार किया गया और यह मुतालबा किया गया था कि किसी दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 3 सीनियर जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस नामजद किया जाए। खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस के नाम शामिल थे, जबकि खत पर 5 जजेस ने दस्तखत किए। मुश्तरका खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहम्मद तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया। खत के मतन में मजीद कहा गया कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तबादले का अमल आइन के आर्टिकल 200 के तहत होता है। हम जोर देते हैं कि सदर को जजेस के ट्रांसफर की एडवाइस ना दें, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में कानून साजों ने मुस्तकिल तबादले की इजाज़त नहीं दी। जजेस के तबादले से मुतालिक आइन के आर्टिकल 200 में कोई तब्दीली नहीं की गई। ट्रांसफ़र होने वाले जज को आइन के आर्टिकल 194 के तहत नया हल्फ उठाना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत में यह भी कहा गया कि ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी का तयन उस तारीख से किया जाएगा
जिस दिन वो हल्फ उठाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट जज को चीफ जस्टिस बनाने के लाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। नए आर्टिकल 175 के तहत हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का तकर्रुर इस हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से ही होगा। आपको बताते चलें कि यह पहली मर्तबा नहीं कि मुल्क के किसी दूसरे हाई कोर्ट से जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया हो। इससे पहले 2008 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना काम शुरू किया और इसके पहले चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम थे, जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से था। लेकिन साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने के इकदाम के खिलाफ उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त पर अपने 31 जुलाई 2009 के फैसले में इन तमाम इकदामात को कलअदम करार दिया था जो मुल्क में इमरजेंसी के दौरान उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी काम करने से रोक दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब दोबारा अपना काम शुरू किया तो जस्टिस एम बिलाल खान को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। उनका ताल्लुक भी लाहौर हाई कोर्ट से था, जबकि उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान भी लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। फिर उसी हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। इसके अलावा अनवर कासी का ताल्लुक बलूचिस्तान से था, लेकिन जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया गया तो उससे पहले वो बलूचिस्तान में सेशन जज के ओहदे पर तैनात थे। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी और सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सरफराज मेतलू, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा, नून लीग के तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मारूफ लॉयर हैं, और खुरम दस्तगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शाइक उस्मानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, मुख्तलिफ सूबों से जजेस अब वहाँ ट्रांसफ़र हो चुके हैं, लेकिन जज साहिबान ने जो ख़त लिखा सदर मुमलिकत को कि उनकी मुद्दत मुलाजमत या सीनियरिटी वो आज से शुरू होगी और उनको दोबारा हल्फ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एतराज़ यह है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मर्जी का लगाया जाए। देखिए, अब ये तो हमको मालूम है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक फेडरल कोर्ट है जी। इस्लामाबाद खुद तो प्रोविंस है नहीं, तो यकीनन इस वजह से ज़रूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस हर प्रोविंस से आए ताकि सारा प्रोविंसेस जो हैं वो रिप्रेजेंट हो। इस वजह से ट्रेडिशन यही रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस जो हैं वो प्रोविंसेस से दूसरे प्रोविंसेस से आते हैं। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल 200 जो है उसको इस्तेमाल किया गया और इनको ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन उनके सीनियरिटी का जो इशू है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जुडिशल कमीशन पाकिस्तान डिसाइड करेगा और ये सीनियरिटी उनकी वहाँ से काउंट होगी जबकि वो अपने हाई कोर्ट के जज थे, वो अपनी जगह। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और भी इसमें सेक्शन डाल दिया और वो उसमें उन्होंने आर्टिकल डाल दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि वो जो है आदमी जो किसी और जगह से आएगा वो चीफ जस्टिस नहीं बनेगा उस कोर्ट का। ये तो उसमें लिखा है। अब मुझे समझ में नहीं आती कि ये ऑब्जेक्शन किस वजह से की जा रही है। तो सर, कल 200 के तहत तो सदर मुमलिकत को इख्तियार हासिल है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एतराज़ यह है कि अगर आपने फर्ज करें सरफराज डोगर साहब को लेकर आ गए तो सीनियर जज तो इस वक्त मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उनकी सीनियरिटी इफेक्ट हो गई है। एक तो अब सरफराज डोगर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे और मतलब वो एज्यूम ये किया जा रहा है, चाहे वो पोजीशन जमाते हों या मुख्तलिफ वकला तंजीमें हों, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इन रोड्स बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत अपने हिमायत में डिसीजंस लाने के लिए कर रही है सब कुछ। नहीं, लेकिन ये मैं जो पढ़ रहा हूँ 26th अमेंडमेंट, अगर 26th अमेंडमेंट को देखा जाए तो ये गलत है। अगर 26th अमेंडमेंट को ना देखी जाए तो ये शायद सही है, लेकिन 26th अमेंडमेंट को अगर आप देखें तो उसमें एक प्रोविजो डाला गया है। उस प्रोविजो में सब आर्टिकल 2 जो डाला गया है उसके साथ एक प्रोविजो है, उसमें ये कहा है कि दूसरी कोर्ट से जो आएगा वो चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। तो उस मतलब 26वीं आईनी तरमीम में ये मौजूद है, उसकी सब आर्टिकल 2 में जो आप फरमा रहे हैं, हुकूमत ने ही पेश की है कि चीफ जस्टिस जो है वो आप दीगर हाई कोर्ट से जो जज ट्रांसफर होंगे उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता। हाँ, बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं अगर दूसरे को चीफ जस्टिस बनाते हैं तो। सब दूसरा, जब वो ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना था तो 26वीं आईनी तरमीम लेके आ गए, और अब जबकि मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, तो ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। कितना वजन है इसमें? देखिए, ये प्रॉब्लम मेन ये है कि आम तो ये वकला तंजीमें जो हैं
वो 26 अमेंडमेंट के खिलाफ है। तो वो असल में चाहती है कि जो कुछ भी किया जाए ये 26 अमेंडमेंट की जो हियरिंग है उसको जो चैलेंज किया गया है उसके बाद किया जाए। लेकिन अगर जो प्रेजेंट कंडीशन है जिसमें कि 26 अमेंडमेंट है मौजूद है, उस सूरत में अगर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और चीफ जस्टिस जो लाहौर से आ रहे हैं डोगर साहब वो नहीं बन सकते सब आर्टिकल 2 के तहत। चलें, इस वक्त सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब सरफराज मेहतला साहब हमारे साथ मौजूद है। मेहतला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शाइख उस्मानी साहब को सुना। ये जो एतराज़ किया जा रहा है कि जी ये तमाम जजेस इसलिए इधर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, सरफराज डोगर साहब जो हैं सीनियर प्यूनी जज बन चुके हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब तीसरे नंबर के जज बन चुके हैं, चूंकि सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाना है इसलिए ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम की एक्सरसाइज की गई, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनने देना था इन्होंने चीफ जस्टिस। आप क्या कहिएगा? आदिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस ज़ुमरे में अपना एलानिया कल एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में इशू किया था और जैसे शाइख उस्मानी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद कोई सूबा नहीं है, ये फेडरल कैपिटल टेरिटरी है। इसकी हाई कोर्ट को वो तमाम का इसका कॉम्प्लेक्शन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करें। शुरू में जब ये बनी थी तो तमाम हाई कोर्ट से एक एक जज लेके इसको बनाया गया था। बाद में जब इस्लामाबाद बार काउंसिल बनी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनी तो ये जजेस उसी बार काउंसिल से असर्ट होके अपॉइंट होने लगे, तो उसने वो फेडरलिज्म वाला पूरा अपना कॉम्प्लेक्शन खो दिया। अब ये आइन में आर्टिकल 200 1973 से मौजूद है, ये 26वीं अमेंडमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध से, पर्टिकुलरली रूरल सिंध से एक जज तैनात किया गया है जो सिंध हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके, इसी तरह से बलूचिस्तान से, ये दोनों छोटे सूबे हैं और हमारे अवाम के अंदर, सिंध के अवाम के अंदर और सिंध की लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर ये फीलिंग है, बिल्कुल फीलिंग है, ख़ासतौर पे जो इंडिजीनियस सिंधी लोग हैं उनके अंदर ये फीलिंग है और इसी तरह से बलोचों के अंदर ये फीलिंग है कि हमें किसी न किसी तरह से एलिनेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसको वेलकम करते हैं और हम ये तवक्का करते हैं कि इस्लामाबाद की लीगल फ्रेटर्निटी भी ये छोटे सूबों से आने वाले जजेस को वेलकम करेगी ताकि वो आएँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना तजर्बा और अपनी रिप्रेजेंटेशन करें। जहाँ तक ताल्लुक है कि किसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, मेहता साहब मेरा एक सवाल है। जी एक सवाल है। देखिए, वो तो आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत कर सकते हैं और दूसरे सूबों से जजेस आने भी चाहिए, उस पर कोई एतराज नहीं है। जो 6 सीनियर जज साहिबान ने खत लिखा है सदर मुमलिकत को, उनका एतराज ये है कि जब ये जजेस आएंगे तो उनकी सीनियरिटी उस दिन से कंसीडर की जाएगी, उन्हें दोबारा हल्फ लेना पड़ेगा और इनमें से कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकता और ये 26वीं आईनी तरमीम में ये दर्ज है, सब आर्टिकल 2 में। देखें, पहली बात तो जिन जजों ने खत लिखा वो इंटरेस्टेड पीपल हैं, उनको ये हक ही नहीं है कि वो फैसला करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। दूसरी बात, इनकी सीनियरिटी का ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये ने अपने बयानिए में कह दिया है कि इनकी सीनियरिटी जुडिशल कमीशन तय करेगी। लिहाजा ये मफरूजों के ऊपर न वकला बरादरी को डिवाइड करने की कोशिश की जाए और न सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट के ऊपर किसी हाई कोर्ट को या किसी जज को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए। अगर जिस वक्त 26 आइन के खिलाफ वर्जी, चाहे वो 26वीं अमेंडमेंट की हो या 73 के ओरिजिनल आइन की जो इस वक्त मौजूद है, किसी सूरत में जो हमारा मुसविदा इस वक्त इन फील्ड है उसकी खिलाफ वर्जी न अदालत बर्दाश्त करेगी न वकला बरादरी बर्दाश्त करेंगी। बाकी ये खत उनका बिल्कुल बेजा है कि इनको दोबारा ओथ लेना चाहिए, इससे हम एग्री नहीं करते। दूसरी बात, सीनियरिटी का तयन जुडिशल कमीशन करेगी, कमीशन के बाद किसी को अगर एतराज होता है, और ये सीनियरिटी का उसूल भी यही है कि वंस प्रोविजनल सीनियरिटी इज डिटरमिन्ड एंड देन इफ एनीबॉडी हैज एन ऑब्जेक्शन दे कैन फाइल देयर ऑब्जेक्शन एंड दैट विल बी एड्रेस्ड इन द फाइनल सीनियरिटी। तो वो प्रोसेस अभी हुआ नहीं है। मफरूजों के ऊपर ये जज को सेवा ही नहीं देता कि वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट इतना आगे लेके आए कि यूं लगे कि वो मुलाजमत में ज्यादा इंटरेस्टेड है बनिस्बत एक इंसाफ के पेशे को। ये तो वो पेशा है जहां पे लोगों ने जिंदानों में अपनी जिंदगियां देना कबूल फरमाई, चीफ जस्टिस बनना कबूल नहीं किया।
अब ये हालत हो गई है कि वो अपनी पूरी अदालत की तौकीर, सब कुछ, अपने मनसब की तौकीर भूलकर अपनी सीनियरिटी के पीछे लग गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ है ऐसे माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है। जजेस को तो बड़ा ऑनरस प्रोफेशन है, उस हिसाब से इसको रहना चाहिए। अगर किसी को, मुझे खुशी होती अगर ये जजेस वेलकम करते, और मैं ये इस चीज़ की यकीन दहानी कराता हूँ, अगर आइन की कहीं कोई खिलाफ वर्जी होगी तो इन जजेस को खत लिखने की जरूरत नहीं है, वकला बरादरी पहले बाहर आएगी। और अगर नहीं होगी तो ये खत लिखें या पिटीशन फाइल करें, कुछ नहीं होगा। सरफराज मेहतलू साहब, सिंध हाई एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद थे और आपने जस्टिस टाइट शाइक उस्मानी साहब की गुफ्तगू भी सुनी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर से हुकूमत का वर्जन लेंगे और सरदार लतीफ़ खोसा मारूफ लॉयर भी हैं, इमरान खान के करीबी साथी भी हैं, उनसे भी राय लेंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। राजीव, ब्रेक से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुख्तलिफ दीगर सूबों की हाई कोर्ट से जजेस का तबादला, ट्रांसफर्स हैं, उस पर तफसीली गुफ्तगू आपने लीगल फ्रेटर्निटी से सुनी। इस वक्त खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर, हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, शाइक उस्मानी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे ये एतराज बिल्कुल गलत है कि जजेस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, अलबत्ता 26वीं आनी तरमीम के सब आर्टिकल 2 के तहत दूसरे कोर्ट से जो जजेस आएंगे वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। 21वीं सदी में जब हर शख्स के पास सोशल मीडिया के हथियार मौजूद है और हर किस्म के इतराजात रेज किए जा सकते हैं, तो लिहाजा वक्त से पहले बहुत सारे इतराजात रेज कर दिए गए। हालांकि जिस तरह उस्मानी साहब ने फरमाया भी है कि ये ऐन आइन के तहत जजेस की ट्रांसफर जो है वो बिल्कुल आइनी प्रोसेस है। तो अगर उसको रोकने के लिए अगर जो है 5 जजेस अपने दस्तखतों से खत लिख देते हैं, ये जानते हुए कि आइन क्या कहता है, जहां तक चीफ जस्टिस का ताल्लुक है, अगर 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी ममानियत करती है तो लिहाजा वो नहीं होगा और वो तमाम जो खदशात हैं वो गलत साबित होंगे। तो खुर्रम साहब, सुनिए, इमरान खान साहब ने एक और खत लिखा है आर्मी चीफ को जिसमें जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई है और उसमें 5-6 नुकात है जिसमें इलेक्शन में उनके मैंडेट की बात की गई है, 190 मिलियन पाउंड केस की बात की गई है और अब चूंकि मुज़ाकरात में डेडलॉक आ चुका है, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि हुकूमत एक दफा फिर, ऑल्दो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब उनको ऑफर कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या हर्ज है कि एक दफा फिर पीटीआई को एंगेज कर लिया जाए? जी, हम तो समझे मेज पर बैठकर दरवाजा खोल कर बैठे हैं कि वो तशरीफ लाए और हम उनके साथ बातचीत का आगाज करें। ये इंडिया जो है वो मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी साहब ने भी दिया है, स्पीकर कौमी असेंबली भी ये बात कर चुके हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देखिए ना कि पूरे मुल्क में 2 लाख कैदी हैं, उनमें से सिर्फ एक कैदी के पास एक्सरसाइज की साइकिल मौजूद है। तो यूँ लगता है कि वो एक ज़हनी तौर पे भी वो एक साइकिल पर सवार हैं जो उसमें आप पैडल तो चलाते हैं लेकिन अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, वहीं खड़े रहते हैं। तो लिहाजा वो घूम फिर के हम जो है वो पैडल चलाते चलाते दोबारा वहीं आ गए कि सर मुक़तदरा से बात होगी। और आर्मी चीफ को खत लिखकर ये कहना कि आर्मी चीफ जुडिशल कमीशन बनाए, ये बात फिर एक दफा साबित हुई कि तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है कि आइन की सरबुलंदी हो। वो सिर्फ इक़्तिदार का खेल खेलना चाहते हैं, वो चाहे प्रचार के जरिए हो, चाहे वो मुक़तदरा को खत लिखने के जरिए हो, लेकिन पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी वो नहीं चाहते और ना ही वो जो एक जमहूरी सियासी अमल है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। वो और दूसरे जो हैं गैर आईनी शॉर्टकट्स तलाश करके दोबारा इक़्तिदार तक पहुंचना चाहते हैं जिस तरह वो पहले 2018 में। अच्छा, तहरीके ने 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। मीनार पाकिस्तान पर पंजाब हुकूमत से उन्होंने पुरअमन जलसे की इजाजत मांगी है, इजाजत दे देनी चाहिए मेरे ख्याल में उनको। जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनको कम से कम पुरअमन एहतजाज का आदिल साहब उनका रिकॉर्ड नहीं है। जब आखिरी एहतजाज 26 नवंबर को किया उसमें 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन को शहीद इन लोगों ने किया, ये उसके जिम्मेदार हैं उन शहादतों के। तो अगर जो है, अगर हमने हर एहतजाज पर जो है अपने
जवानों की कुर्बानी देनी है तो ये तो एहतजाज काबिल कबूल नहीं और ना ही ये एहतजाज है। तो लिहाजा ये बेहतर यही है कि बजाय ये कि हर दफा इस पर इसरार करें कि हमें अपनी मर्जी पर जगह, एक दो दफा चाहे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करें लेकिन पुरअमन एहतजाज करके दिखाएं, तो फिर शायद जरूर इस पर गुफ्तगू हो सकती है। या किसी ऐसी जगह पर करें पंजाब के अंदर जहां इंतजामिया कहती है और उसको बाकायदा तौर पे जो है एक रिकॉर्ड कायम करें कि हम पुरअमन एहतजाज के काबिल भी हैं। वरना अदरवाइज तो हमने यही देखा है कि पीटीआई का कोई एहतजाज जो है हालिया सालों में और महीनों में वो पुरअमन नहीं रहा, और उसमें हर दफा जो है कहीं ना कहीं जरूर तशद्दुद का आंसर जो है वो आया है। और 26 नवंबर को तो उसमें हमारे 6 जवानों की, लेकिन खुर्रम साहब अगर वो डीसी को यकीन दहानी करवा रहे हैं, अपनी दरख्वास्त उन्होंने दे दी है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, तो उन्हें फिर इजाजत दे देनी चाहिए ना? जी देनी चाहिए, एहतजाज हम सबका हक है। और लेकिन देखिए ना, ये कैसा सियासी एहतजाज है। तो एक तरफ तो हमें बार बार सुनाया जाता है कि जी एहतजाज हमारा हक है। अगर एहतजाज हक है तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जुडिशल कमीशन को खत लिखने का हक नहीं, में से एक का इंतखाब कर। अच्छा, एक एतराज तहरीक इंसाफ और कुछ लॉयर तंजीमें भी उठा रही हैं कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना था, 26वीं आईनी तरमीम लेकर आ गए, मीडिया का गला घोंटना था, पीका लेके आ गए। अब जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है, तो ये सारा सब कुछ वो आपको पता है फेसिस रिजीम पुकारना शुरू हो गए हैं। जी वो बुलाते रहेंगे, लेकिन पीका का कानून जो है वो तनकीद रोकने पर नहीं है। वो पाकिस्तान की रियासत और उसके बारे में झूठ फैलाना, रियासत के जिम्मेदारों के खानदानों के बारे में फौज तस्वीर बनाना, खातून सहाफियों के बारे में फौज तस्वीर और फौज वीडियोस बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। और बाज कलीदी मौकों पर देखिए, 26 नवंबर को अगर ये तस्वीर लगेगी कि एक सड़क के ऊपर मीलों खून बिखरा हुआ है और उस झूठ से मजीद मुल्क में इंतशार फैलता है, इसकी इजाजत तो नहीं होगी। तो लिहाजा इसी तरह जो है वो अगर हमारे मुख्तलिफ अदालतों में एक अनाव का अलाव जल रहा है, अंग्रेजी में कहेंगे बॉनफायर ऑफ द वैनिटीज, तो फिर हमें कानून और आइन के मुताबिक हुकूमत चलाने का जो इख्तियार है रियासत के पास, वो हुकूमत वक्त इस्तेमाल करेगी और वो हम कर रहे हैं। और आइन और कानून के तहत हुआ है, किसी जो है वो जोर और जबरदस्ती के तहत नहीं हुआ। पार्लियामान ने बाकायदा उसके ऊपर कानून साजी की है। तो लिहाजा ये शकूक और शुबहात तो जारी रहेंगे। ये तमाम मेरी वकला तंजीमों से भी और जो हमारे साफी भाई और बहनें हैं उनसे मेरी इस्तदा है कि हमने तो इस जो गलत लाइबल और स्लैंडर और फौहश तस्वीर और झूठ फैलाने का सद्देबाब करना है। अगर उसका कोई बेहतर हल पीका कानून के अलावा मौजूद है तो हुकूमत उसको सुनने के लिए भी तैयार है और उस पर कानून साजी करने के लिए भी तैयार है। लेकिन सिर्फ आप एतराज करके, सिर्फ एहतजाज करके उस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से एक रियासत में हैजान फैला हुआ। खुर्रम से बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इसी टॉपिक पर बात करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा से, पीटीआई के सीनियर रहनुमा इमरान खान के लॉयर। वेलकम बैक नाज़रीन। बानी तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखकर उनसे मुतालबा किया है कि पॉलिसियों में तब्दीली की जाए। इमरान खान ने खत में जुडिशल कमीशन बनाने की भी बात की और उनके वकील फैसल चौधरी के मुताबिक 6 नुकाती खत में इमरान खान के खत का पहला नुक्ता बकौल उनके फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रर्स की जीत से मुतालिक लिखा गया है। दूसरा नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासिर होने पर है। खत में बानी पीटीआई ने अलकादर ट्रस्ट के फैसले का भी हवाला दिया। तीसरे नुक्ते में उन्होंने बताया कि पीका कानून को क्रिमिनलाइज किया गया, तनकीद का गला घोंटा गया, सोशल मीडिया पर क्रैक डाउन करने के लिए पीका कानून लाया गया। इसके अलावा बानी पीटीआई ने लिखा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे, छापे और गोलियां चलाने पर है। बानी पीटीआई ने सहाफियों को धमकियां देने पर सारा नजला जो है ये बताया कि इस्टेब्लिशमेंट पर गिर रहा है। आखिर में उन्होंने इंटेलिजेंस इदारों के काम और मईशत के हवाले से बात की। बानी पीटीआई के बकौल मुल्क की मईशत घुटनों पर है, हुकूमत ने रुपए की कदर रोक कर मईशत को मुतासिर किया। खत में सरमायाकारी से सबसे कम होने और इंटरनेट बंद होने का भी लिखा गया। बानी पीटीआई का खत
एक बार फिर पीटीआई की पार्टी पॉलिसी की शिफ्टिंग की जानिब रिफ्लेक्ट कर रहा है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान और दीगर पार्टी क़यादत ने पीटीआई के साथ होने वाले तमाम मामलात का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को करार देती रही, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इसमें हमने तब्दीली भी देखी, खुसूसन जब मुज़ाकरात शुरू हुए। इसी तरह तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के साथ साथ नरम रवैया भी रखती आई है। गुज़श्ता माह हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पीटीआई अपने हार्ड लाइनर्स को आगे लाने की पॉलिसी का उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि पीटीआई की जो क़यादत थी वो जुनैद अकबर के हवाले की गई। 8 फरवरी से एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जा चुका है। 8 फरवरी को पीटीआई लाहौर और इस्लामाबाद में बैक वक्त जलसे करने जा रही है। पीटीआई की पॉलिसी क्या, और एक बार फिर क्या ये समझा जाए कि ये एक पॉलिसी शिफ्ट है या आगे चलकर मामलात फिर मुज़ाकरात की तरफ भी जा सकते हैं? बात करेंगे मारूफ कानूनदान और पीटीआई के सीमा सरदार लतीफ़ अहमद खान खोसा साहब से। खोसा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताइएगा कि शुरू करेंगे अदलिया से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट से आए और उसमें जज साहिबान का एतराज़ ये है, जो उन्होंने ख़त लिखा, वो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल जजेस आ जाएं, लेकिन उनकी सीनियरिटी जो है वो आज से शुरू होगी और हल्फ वो लेंगे। मतलब ये कि प्यूनी जज जो है वो जो बाहर से आए हैं वो नहीं होंगे, जो अभी हैं वही प्यूनी जज रहेंगे। इस पर बतौर वकील आपका क्या तबसरा है? देखें आदिल, हर चीज की एक नीयत होती है, जिसे कहते हैं आप एक्टस रिया और मेंस रिया। अब इसमें बुनियादी तौर पर तो बदनीयती पर मबनी है। देखें, ये बहुत जिद्दोजहद के बाद हम अदलिया की आज़ादी की हमने तहरीकें तक चलाई और 1973 के आइन में आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में जहां अदलिया को एग्जीक्यूटिव से आज़ाद कराना, इंडिपेंडेंट करना मकसूद था, वहां पहले 14 साल का इस्तिस्ना किया गया 73 से फ्रॉम द डेट। और हमने देखा कि कई एग्जीक्यूटिव जो है कोर्ट्स भी चलती रहीं, लेकिन 14 साल वो 1987 में 87 में आकर उसको अल्टीमेटली शरफ आफरीदी के केस में एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया और फिर उन्होंने आखिर कहा कि भाई बस बहुत हो गया, अब अदलिया को आज़ाद बिल्कुल कर दिया जाए, क्योंकि ट्राइकोटमी ऑफ पावर, यानी ये जो हमारे आइन की बुनियादी ढांचा है, सतून है, वो 3 सतून है, जिसमें आज़ाद अदलिया का बहुत ही अहम किरदार है और उसको गैर जानिबदार होना ही उसकी जो है खूबसूरती और उसकी जो है रूह को बहाल करता है। क्योंकि अवाम को अगर इंसाफ ना मिले तो कोई सिविल सोसाइटी का क़याम जो है नापैद है, उसका तसव्वुर नहीं हो सकता है। सो ये 87 से ऑनवर्ड्स हमने तहरीकें चलाई। फिर सीनियर का एक्सपेक्टेंसी को जो हमने देखा पामाल होता हुआ, हमने जूनियर जजेस को चीफ जस्टिस बनते हुए देखा, हमने जो है इसी तरह जो है बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ देखी और बिलाखिर हमने जो है वो सजाद अली शाह, जो अल जहाद ट्रस्ट केस आया था, अल जहाद के केस में ये जो है सजाद अली शाह को हटना पड़ा और फिर सीनियरिटी के मुसल्लम हुआ। फिर असद अली का केस आया, फिर लाखू का केस सुप्रीम कोर्ट में आया और बिल आखिर जो है 18वीं तरमीम में आपने देखा कि आर्टिकल 175(3) में मुंजबित कर दिया गया कि जो सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी को चीफ जस्टिस जो है सदर पाकिस्तान अपॉइंट करेंगे। सो ये मुतफिका तौर पर जो है आइन में ये मुंजबित किया गया। अब लेकिन सरदार साहब एक सवाल है, 26वीं आईनी तरमीम में जो सब आर्टिकल 2 है वो भी यही कहता है कि दूसरी कोर्ट से जो भी जस्टिस आएगा वो चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। यानी इस केस में सरफराज डोगर साहब अगर बतौर सीनियर प्यूनी जज मोहसिन अख्तर कियानी को रिप्लेस करते हैं तब भी वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। अब यही तो देखिए ना, इंटरप्रिटेशन किसने करनी है? अदलिया को इन्होंने जो है ताबे कर दिया, बदकिस्मती से 26वीं तरमीम के जरिए एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया हुआ है।
अब वो जो है 3 सतूनों वाली बात मुनहदम हो चुकी है। 26वीं तरमीम आई ही इसलिए कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस से रोका जाए, उनको माने किया जाए और उनको जो है वो करने के लिए 3 जजेस की सीनियर मोस्ट जजेस में से किया गया और जस्टिस आफरीदी साहब को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। अब इसी तरह यहाँ भी उन्होंने ये जो है, चूंकि जस्टिस कियानी साहब को नहीं बनाना और ये उन जजेस में थे जिन्होंने खत लिखा कि हमारे जो है एस्टैब्लिशमेंट हमारी जो है निज़ाम अदल में मुदाखलत कर रही है, हमारे घरों में इन्होंने वो लगाए हुए हैं वो, और हमारे फोन टेपिंग हो रही है, हमारी प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत की जा रही है और इस तरह से ये मनपसंद फैसले चाहते हैं। तो वो चीज़ नागवार गुजरी तो अब कियानी साहब को साइडलाइन करने के लिए ये लाहौर से लाया गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर किसी को लाया गया है लाहौर से और वो कियानी से सीनियर है और 6 महीने, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लाहौर हाई कोर्ट की उसकी अपॉइंटमेंट यहाँ मुतसव्वर होगी कि सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ आएंगे तो वो लामहला नीचे वाले जूनियर जजेस में बैठेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हैं। लेकिन चूंकि बनाना नहीं है कियानी साहब को, इसलिए आपने देखा कि इस्लामाबाद न सिर्फ बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, सारों ने करारदाद मुतफिका करके ये तय किया और हड़ताल पर है कि कोई बाहर से एक तो जज, देखें किस असूल पर लाया गया है बाहर से जज। आपने कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियापुर करने के लिए 2 जज लिए, एक सेशन जज को प्रमोट किया, एक वकला में से लिया, और हालांकि बहुत सारे और थे जिनका इस्लामाबादी के वकला जो भी उस कैटेगरी में थे जिनके नाम दिए गए थे नामजदगी के लिए, लेकिन उन्हें ना किया गया और वो वैक्यूम रखा गया और फिर जो है 12 की बजाय 13 जजेस ले लिए, एक सिंध से ले लिया, एक जो है बलूचिस्तान से ले लिया और एक लाहौर से ले लिया। और अब ये जो है कहते हैं चूंकि आर्टिकल 200 में, ये 200 में भी तो ये 26वीं तरमीम की पैदावार है ना, कौन सी गलत बात कर दी वकला। हम भी तो यही कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम को सर पहले फुल कोर्ट सुन ले, मेहरबानी करे, फुल कोर्ट पहले तायन करे कि क्या 26वीं तरमीम ने आइन की रूह को मजरूह करके ये जो है आइन की ही खिलाफ वर्जी की है या नहीं, इसको सुन ले पहले, ताकि आइनी बाद में आप जो भर्तियां करते हैं पैकिंग कर रहे हैं ये। लेकिन सरदार साहब इसमें सवाल यह है कि अगर बिल फर्ज एक जो इस राय का इजहार किया जा रहा है कि मोहसिन अख्तर कियानी की जगह सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाने की एक कोशिश है, तो ये इसका मतलब ये तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के सब आर्टिकल 2 की बिल्कुल खिलाफ वर्जी होगी, 26वीं आईनी तरमीम की रूह की खिलाफ वर्जी होगी। वो हुकूमत खुद कैसे कर सकती है? जैसे बाकी काम कर रही है, ये आप लिख लें कि जिनका नाम आपने लिया है वही चीफ जस्टिस आ रहे हैं। ये 8 जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट में लिए जाने हैं ये 8 तारीख को, तो वो आप देख लेंगे कि उस दिन जो है इन्हीं को नामजद कर दिया जाएगा बतौर चीफ जस्टिस के। बाकी तशरीह खुद उन्होंने ही करनी है जिन्होंने इनको बनाना है, तो फिर तशरीह किसने करनी है आपकी देखें तो सही। और फिर कहते हैं कि 3 जजेस में से, सीनियर जजेस में से किसी एक को ले सकते हैं, तो 3 सीनियर जजेस में से ये नंबर 1 पे आ गए जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर। आज आपने देख लिया कि आज जिनको अदालती कमरा दिया गया और जिनको रोस्टर दिया गया, वो रोस्टर में जस्टिस आमिर फारूक के बाद जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर ही साहब का जो है वो रोस्टर पे दिया गया है। और आज उन्होंने वो अदालत भी लगाई और उन्होंने बावजूद हड़ताल के, वकला की हड़ताल के, सरकारी वकला पेश हो गए थे और उनको जो है उन्होंने वेलकम भी दिया और अदालत जारी और सारी है, चल रही है अदालत। इन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किए जाने, अपने वादा खिलाफियों, पीटीआई से मुज़ाकरात में अहम मामलात पर एतमाद में ना लेने, दरियाए सिंध से लिंक कैनाल निकालने पर हुकूमत से
नाराज थी और है भी। पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा हुकूमती पॉलिसियों पर वक्तन फवक्तन तनकीद करते रहते हैं, खुसूसन पंजाब की पीपल्स पार्टी। और खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों और तर्ज हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए यहां तक कह चुके हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रही है। हुकूमत से नाराजगी के बायस ही पीपल्स पार्टी जुडिशल कमीशन पाकिस्तान से भी बिलावल भुट्टो एहतजाजन अलहदा हुए थे और अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत में सिंध असम्बली में ज़रूरी टैक्स बिल की मंजूरी से पहले खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाक की जानिब से उन्हें बताया गया कि 2 से 4 दिन में ज़रूरी टैक्स ना लगाया गया तो IMF की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इसलिए हम आज यहाँ मौजूद हैं। इन इख्तलाफात को कम करने के लिए आज स्पीकर अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर बात करेंगे। खुद मुलाकात में मौजूद थी पीपल्स पार्टी मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहिबा। शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पीपल्स पार्टी को अच्छे खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून से, गिले शिकवे भी हैं और ऐसे मुआहदे और वादे हैं जिस पर नून लीग अभी तक अमल नहीं कर रही। एक बड़ा एतराज दरियाए सिंध से जो लिंक कैनाल निकालने का है, वज़ीर आज़म साहब से और हुकूमती टीम से इस पर क्या बात हुई? वो तो फिलहाल उस पर टस से मस होने के लिए नहीं तैयार, लेकिन सिंध हुकूमत का इस पर एक अपना बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। जी बहुत शुक्रिया शाजिब। बात यह है कि एक जो हालिया मीटिंग जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो एक इत्तेफाक था, क्योंकि लाहौर के अंदर हमारे कॉलीग हैं जो डेप्यूटी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, उनके साहबजादे की शादी का एक इवेंट था जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको मुबारकबाद देने के लिए आए और वहां मुलाकात भी हुई। हमारे चंद जो पार्टी कॉलीग्स हैं वो भी थे और स्पीकर साहब खुद भी मौजूद थे। तो गुफ्तगू कोई बहुत इंटेंस पॉलिटिकल एतबार से नहीं हुई, लेकिन अच्छे खुशगवार माहौल में हुई। और ये हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप तजुर्बा है वो चूंकि अच्छा रहा है, इसलिए हमें हैरत होती है इस बात पर कि क्या वजह है कि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज एतराजात हैं और जो उनके साथ किए गए कमिटमेंट्स हैं, जो एक अंडरस्टैंडिंग उस वक्त डिवेलप हुई जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने जा रहे थे, ये करंट हुकूमत, तो ये क्या वजह है कि वो अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रही हैं और तय दर तय हमें मामलात जो है वो पेशा होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमारी हरगिज़ ख्वाहिश नहीं है कि हम कोई कॉन्फ्रंटेशनल मोड में आए। वैसे ही पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना है, मईशत के चैलेंज है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, लोगों की जो जिंदगी है, रोजमर्रा के मामलात है, उनमें बेहतरी लाने की जरूरत है, गुर्बत के खात्मे की या कम करने की जरूरत है, रोजगार देने की जरूरत है। तो इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती है कि जो है वो पाकिस्तान की मुश्किलात हो पैदा। वैसे ही कुछ लोग एडवेंचर करते नजर आते हैं, कहीं इंतशार और नफरत फैलाते नजर आते हैं। तो हम चाहते हैं कि मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत नून लीग की जो इस वक्त है वो अगर नहीं समझती कि अपने पॉलिटिकल एलाय के साथ किस तरह बिहेव किया जाए, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। आज की कमेटीज जिनकी तश्कील हुई जो डायलॉग मोड में भी है, क्योंकि वो खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। फिर एक और हमारे ऊपर एक ये इस फैसले को या इसके अंदिए को मुसल्लत किया गया कि दरियाई सिंध से 6 कनाल निकाली जाएंगी। और हमारा सवाल यही है कि दरियाई सिंध से 6 कनाल कैसे निकाली जा सकती हैं, जबकि मौजूदा पानी की तकसीम जो कि 1991 वाटर अकॉर्ड के तहत होनी चाहिए, उस पर भी वो जो है वो अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, एलोकेशन सही तरीके से नहीं हो रही है। सिर्फ बलूचिस्तान का एतराज है और फिर आप पानी की मजीद जो है उसको निकालने की बात करते हैं। पहले ही हमारे पास पानी नहीं सिस्टम के अंदर, तो सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि आप पानी कहाँ से लेकर आएंगे। ये तो एक ऐसी बात है जो सिर्फ झगड़ा करने की बात है, क्योंकि देखिए पानी का मामला बहुत हसास मामला है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत क्लियरली एक स्टेटमेंट दी और उसमें उन्होंने बताया कि देखिए हमें बजाय इसके कि पानी के कंट्रोवर्शियल फैसले को मुसल्लत किया जाए, हमें चाहिए कि हम स्मार्ट इरिगेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, प्रोडक्टिविटी को जो अवेलेबल पानी है उसको बढ़ाएं, उसके जरिए हम लेकिन शाजिया साहिबा उनका जवाब क्या होता है? ये जो आपके वैलिड एतराजात हैं उनका जवाब क्या होता है? देखिए शहबाज शरीफ साहब चूंकि हमारे साथ, मैंने पहले भी कहा, उनके साथ तजुर्बा वर्किंग रिलेशनशिप 15 माह की रही। पीपल्स पार्टी ने हमेशा
जो आवाम का एक जो सेंटिमेंट है वो हमेशा उस कैबिनेट मीटिंग में रखा जहां हम भी हिस्सेदार थे, और कई फैसलों के अंदर हमने अपने इनपुट के जरिए चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन चूंकि अभी हम ना पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा है, ना कैबिनेट का हिस्सा है, ना डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, तो हम अपना इनपुट बतौर एक एलाय जो इस वक्त हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं कौमी असेंबली के अंदर, हम अपनी वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन लग यूं रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को जो एडवाइस कर रहे हैं वो जो भी हो, वो नहीं उन्हें ये समझा रहे कि जी एलाइज की बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, हमने तो एक बात बड़ी कैटेगोरिकली हमारी जो हमारी लीडरशिप है उसकी जानिब से भी हुई कि जो यकतरफा फैसले हैं वो मुल्क के भी फायदे में नहीं है और हुकूमत के फायदे में भी नहीं है। लाजमी है कि जो चीज हुकूमत के फायदे में नहीं होगी उससे मुल्क को भी जो है वो तकलीफ होगी। बेहतर होता है कि फैसले मुशावरत से हों, हमारी राय का, हमारी इनपुट का एहतराम किया जाए और कलेक्टिव विजडम अप्लाई किया जाए फैसलों के अंदर। लेकिन देख हम ये रहे कि तय दर तय एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को बजाहिर तो आप कहते हैं कि जी आप हमारे एलाय हैं, आपका एहतराम है, लेकिन एक्शन में ट्रांसलेट ये बात होती नजर नहीं आ रही है। अच्छा शाहजी, आखिर में ये जो जिन फैसलों का आप बात कर रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम पर आपको ऑन बोर्ड लिया गया, बिलावल साहब उसको लीड कर रहे थे, फिर पीका का जो मामला आया, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, अभी जो ट्रांसफर्स का मसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस पर भी सदर मुमलिकत साहब ने दस्तखत किए। तो ऐसे अहम मामलात पर आपको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, लेकिन जब सिंध के मामलात की बात आती है तो आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। देखिए, अहम मामलात में भी मैं नहीं समझती कि पूरी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड रखा जाता है। जहां जहां नून लीग को जरूरत होती है, बड़े एहतराम से मैं ये बात आपके साथ शेयर करूंगी कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त आपने देखा कि हुकूमत ने सोलो ही इस तरमीम को लाने की कोशिश की, और उस वक्त की जो प्री रेक्विजिट्स थे, जिस तरीके से वो काम किया जा रहा था, और आपको पता है फिर उस वक्त ये मुकम्मल नहीं हो सकी जब तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बाकायदा ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। फिर 2 माह का अरसा लगा कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, बशमूल अपोजिशन की जो जमात है या अपोजिशन की जो अरकान है, सबकी राय को बिलावल साहब ने कहा कि प्लीज ऑन बोर्ड लीजिए। मौलाना साहब के साथ नेगोशिएशंस को उन्होंने जो है वो एक नया एक स्पिरिट उसमें डाली, और मैं समझती हूँ कि जितनी अनथक मेहनत बिलावल साहब ने की वो मिसाली थी। लेकिन उसके नतीजे में भी जो जुडिशल कमीशन का मामला था, आपने देखा कि उसके अंदर भी जो कमिटमेंट की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उससे भी गवर्नमेंट पीछे हट गई, और एहतजाजी बिलावल साहब ने अपने जो कैंडिडेटर है या अपनी जो नॉमिनेशन है उसको पीछे किया, क्योंकि हमें एक सीट दी जा रही थी जबकि ये कमिटमेंट नहीं थी। और दीगर मामलात के अंदर भी देखें, पानी का मसला, अच्छा अब आपने बात की है सिंध के ऊपर भी, और सिंध के भी आज भी मैं देख रही थी कि कुछ केपीटी के जो लैंड है उसका मसला आ रहा है, और कुछ पोर्ट से रिलेटेड फैसले हैं, जबकि पोर्ट सिंध में है लेकिन सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। हम अगर स्टेटमेंट दे के बात को क्लियर करते हैं तो फिर वजीर साहब कहते हैं जी सीएम सिंध को ऑन बोर्ड लिया था, जबकि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सीएम साहब ने कहा जी मेरे साथ कोई भी कंसल्टेशन नहीं हुई। अब वो जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का मामला है उस पर हमें कहा जाता है कि जी अगर आप ये पूरा नहीं करेंगे, हालांकि सिंध वो वाहिद सूबा है जहां पर अब तक इस पर फैसला नहीं लिया जा रहा था, हम रोक के बैठे थे क्योंकि जो एग्रीकल्चर तबका है उसको बहुत बड़ा झटका इस फैसले से लगना था। हम जानते थे कि हमारी एग्रीकल्चर को कितना बड़ा झटका लगेगा, लोगों को उसके नतीजे में कितना मसला दरपेश होगा, लेकिन IMF का वार्निंग देकर, उसकी धमकी देकर इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत को IMF के सामने अपने लोगों का केस रखना चाहिए कि इससे हमारे लोगों को दुश्वारी है। मैं समझती हूँ कि फैसले बेहतर हो सकते हैं अगर आप सूबों को ऑन बोर्ड रखें, IMF के साथ भी अगर कोई निगोशिएशन हो रही है। शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आज के प्रोग्राम पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाजत दीजिए।